नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी के बारे में जानेंगे और हिंदी भाषा क्या है और इसका विकास का क्रम क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भाषा का जो अर्थ है सामान्य शब्दों में जो उसकी डेफिनेशन कहेंगे तो भाषा वो है साधन होता है जिसके माध्यम से मनुष्य या तो बोलकर या लिखकर या संकेत करेगा कोई, मतलब किसी को समझाने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है, अपने बारे में कुछ बताना हो या अगला सामने वाला हमें कुछ कहना चाहता है, तो उसके लिए जो बोलकर लिखकर या संकेत कर परस्पर अपने विचार जो विचार हैं सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट कर पाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो आप भाषा का मतलब समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है। ये जनरल डेफिनेशन है, ये मैंने आपको नॉर्मल समझाने के लिए बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के वो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम से और प्री एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, केवल उन्हीं टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। बाकी आप अपने स्तर से किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आज आएंगे और बहुत पहले से आए हुए हैं और आगे भी हमेशा यही क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए तैयार किया हुआ है और उसी की तैयारी मैं कराऊंगा आपको, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में आपको हिंदी मिनिमम 20 प्रश्न से लेके 40 तक अलग अलग पेपर के हिसाब से आती है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छी मार्किंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार और 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। जो 6 परिवार हैं भाषा के, उसमें नंबर 1 है भारोपीय परिवार, जो उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, यानी हिंदी भाषा। आप जानते हैं हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है जो हिंदी है। तो भारोपीय परिवार की ही भाषा हिंदी भाषा है और इसको बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी भारोपीय परिवार को जो है 73% भाग में बोला जाता है। उसके बाद है द्रविड़ परिवार, जिसमें साउथ में जो लैंग्वेज आती हैं या किसी अन्य देश में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। उसके बाद ऑस्ट्रिक परिवार है और उसके बाद है आपका तिब्बती चीनी, और ये अवर्गीकृत है करेन तथा मन म्यांमार की भाषा। तो 6 भाषा परिवार बताए गए हैं गियर्सन द्वारा, और उसमें भारोपीय परिवार सबसे बड़ा है 73%। ये देखिए मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी 73% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। जो भारतीय भाषा है हिंदी भाषा, वो भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, जिसमें है सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत ये भाषाएं आती हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश यानी बौद्ध धर्म में जो भाषा अपनाई थी और जैन धर्म की जो भाषाएं थी, अपभ्रंश जो है उससे आगे उनका बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है अपभ्रंश। उससे आगे जो भाषाएं आई अपभ्रंश। और उसके बाद है आधुनिक भारतीय भाषा, जो वर्तमान में बोली जाती हैं हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। अब जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न आता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है, यानी संस्कृत से ही बाद में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो उसके बाद देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले देखिए आदि जननी संस्कृत होगी, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत, और इनसे बिगड़कर जो रूप बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद प्राचीन ऑब्लिक प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। तो दोस्तों परीक्षा में भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ। तो हिंदी भाषा का जो विकास अगर आएगा
तो उसका आंसर होगा आपका अपभ्रंश। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो वो संस्कृत आएगा। और हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो उसका आंसर होगा अपभ्रंश। आदि जननी संस्कृत और हिंदी का विकास तो तब आएगा अपभ्रंश। ये देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अब देखिए, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, ये देख लेते हैं। यह है शौरसेनी अपभ्रंश। इससे हुआ है आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, 3 भाषाओं का विकास हुआ है। उसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे आता है पूर्वी हिंदी। यह आपको ध्यान से याद कर लेने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मागधी। इससे बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। उसके बाद है खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी यानी शौरसेनी से प्रभावित है। और उसके बाद आता है ब्राचड़, उससे पंजाबी भाषा, और महाराष्ट्री से मराठी भाषा। दोस्तों, जो है हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो है उसको देख लेते हैं। संविधान में क्या स्थान है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक। पहला है अध्याय 1 संघ की भाषा। तो देख सकते हैं आप, ये अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। अध्याय 2 है प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। यह है आपकी अनुच्छेद 346 में। 347 में है आपका किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 में है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा। उसके बाद है अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 है विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 समस्या के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, किसी भी भाषा में। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 351, इसमें है आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश। दोस्तों, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आगे भी ज़रूर वनडे एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अब आती हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। दोस्तों, बोली जो होती है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। और अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा कहा जाता है। और साहित्यकार, जब साहित्य की रचना हो जाती है तो उसके बाद साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका जो क्षेत्र जो है विस्तार हो जाता है, यानी उपभाषा साहित्य की भाषा हो जाती है, लेकिन जो भाषा है उसका क्षेत्र का अब बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में वो बोली जाने लगती है तो उसे भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों या उपभाषा में बांटा गया है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। पहली उपभाषा है आपकी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। तो मुख्य क्षेत्र जो है जहाँ बोली जाती हैं वो राजस्थान की हैं। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि जैसे पूर्वी राजस्थानी की हिंदी कौन सी है और उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी। तो ऐसे आपको इसमें से याद करना है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है, जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी। इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी आती है उपभाषा, जिसमें कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये विशेषकर बोली जाने वाली भाषाएं हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आती है आपकी पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इनका जो क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आती है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली और बोली जाने वाली है बिहार, उत्तर प्रदेश, मगही बिहार में, मैथिली बिहार में। तो ज़्यादा क्षेत्र जो है बिहार में ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजपुरी किस हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और उसके बाद आती है पहाड़ी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये बोली जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, जो 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि, और यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, आपको पता ही है। और फारसी अगर पूछे तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसके अलावा 2 भाषाएं और लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। एक है आपकी मराठी और दूसरी है नेपाली। इन दोनों की लिपि भी देवनागरी लिपि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षाओं में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने केवल उन्हीं का चुनाव इस वीडियो में किया है। पहला है, विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना, वो हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है। तो इससे पहले 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। यह है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था पोर्ट लुई, मॉरिशस, 2018 में। उसके बाद 2020 में प्रस्तावित था, तो कोरोना महामारी के कारण तब से ये अभी तक स्थगित है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों देखिए, पाली प्राकृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश और वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों आदि जननी में पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदि जननी जो है वो है इसका आंसर संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखा गया है। भारत में आप उसे हिंदी भाषा को क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा, विभाषा, राजभाषा या तकनीकी भाषा। तो भारत में हिंदी को बोला जाता है राजभाषा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर प्रश्न बताया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी है, आप इसे ध्यान में रखिए और कंठस्थ कर लीजिए। और उसके बाद 2 भाषाएं और बताई हैं मैंने, तो आप ये देखिए ऑप्शन है उड़िया, मराठी, बांग्ला और गुजराती। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, देवनागरी लिपि जो है, मराठी की लिपि भी देवनागरी लिपि ही है, और उसके साथ दूसरी जो है नेपाली। इन दोनों की लिपि देवनागरी है हिंदी के साथ साथ। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास है, ऑप्शन है आपके खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और शारदा लिपि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ब्राह्मी लिपि। भारत की जो ज़्यादातर भाषाओं का विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो आप समझ ही गए होंगे, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है, जिसमें इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 351, जिसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके 1952, 1953, 56 और 1955। तो भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो था 1956 में। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था।
हिंदी को राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग जो 1955 में बना हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी, बीजी खैर, जीबी पंत और पी सुब्बोरोयान। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बीजी खैर। जो राजभाषा आयोग बना था 1955 में पहला, उसके अध्यक्ष बीजी खैर थे। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारोपी, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती और द्रविड़। तो सबसे पहले हमने यही देखा था, भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 फरवरी, 14 सितंबर, 10 जनवरी और 14 नवंबर। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और देश का जो हिंदी दिवस है वो तो आप जानते ही होंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। और विश्व में जो पूछा गया है वो है 10 जनवरी को। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि सामान्य हिंदी क्या है और उसका विकास किस प्रकार हुआ था, और परीक्षा से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें रखे हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको नॉलेजफुल वीडियो ऐसे ही मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।